तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज। दोस्तों, 1 फरवरी का दिन क्या था? 1 फरवरी का इंपॉर्टेंट दिन था। उस दिन क्या हुआ था? बजट की अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस बजट की भीड़-भाड़ में बजट ही बजट, हर जगह बजट छाया हुआ था। तो एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो जब दब गई। बेसिकली इस बजट के साथ-साथ में एक फाइनेंस कमीशन, आप सब लोगों ने सुना होगा, वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी क्या करी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट पर, जो या संसद में के उसके पटल पर रखी थी। और साथ में ये घोषणा करी कि हमने ये 16th जो फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। आप न्यूज़ देखिए, यूनियन बजट 2026, 16th फाइनेंस कमीशन रिकम्स 41% टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, इंक्रीज शेयर टू साउथ इंडिया। बेसिकली क्या रह रहा है कि जो बजट के साथ-साथ में 16th फाइनेंस कमीशन की रिकम जो रिपोर्ट है, वो भी पार्लियामेंट में रखी। साथ में गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और दोस्तों, इस 16th फाइनेंस कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है, वो होता है कि सेंटर से कितना रिसोर्सेज स्टेट्स को अलोकेट किया जाएगा। तो इसने ये डेटा 41% दिया। ये क्या मैटर है, ये तो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, ये 41% का आपको इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता आएगा। तो सेकंड न्यूज़ देखिए, बजट 2026, सीतारामन टेबल्स 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट इन लोकसभा। निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया? बजट के साथ-साथ में जो 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, उसको भी लोकसभा में टेबल किया। ये दोस्तों फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? अब तक 15 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं। क्या इसकी रिपोर्ट होती है? सब कुछ के बारे में दोस्तों आज क्या-क्या इसकी रिकमेंडेशन है, सब कुछ के बारे में दोस्तों आज वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, फाइनेंस कमीशन एक इम्पोर्टेंट संस्था है, एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो हर 5 साल में एक बार बनता है। और ये ऐसा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान में इसका आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में इसके बारे में डिस्कस किया गया दोस्तों। तो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे निर्वाचन आयोग है, ऐसे दोस्तों फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको हर 5 साल में, हर 5 एवरी 5 ईयर्स में इसको क्या किया जाता है? गठित किया जाता है। इसका मेजर काम क्या है? तो आप सबको पता है कि इंडिया क्या है? इंडिया एक संघीय, या क्या कहते हैं, यूनियन या फेडरल गवर्नमेंट है। भारत में क्या है? संघीय सरकार है। क्यों? यहाँ पे भारत सरकार भी है, यूनियन गवर्नमेंट। साथ-साथ में दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट भी है। मोदी सरकार, राजस्थान में भजन लाल जी सरकार, यूपी में योगी जी की सरकार। तो दोस्तों एक संघीय प्रणाली है यहाँ पर। यहाँ पर 2 सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार है। तो दोस्तों भारत में जो संघीय प्रणाली में है ना, जो बनाया गया ना, उसमें दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाया गया। क्या किया गया है? फाइनेंशियली साउंड बनाया गया है। फाइनेंशियली क्यों? जितने भी बड़े टैक्स कलेक्शन है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या कस्टम ड्यूटी, ऐसे बड़े-बड़े टैक्स जहाँ से मोटा पैसा आता है, वो सब किसको दिया गया है? यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया। स्टेट को बेचारे को छोटे-मोटे एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करो, ऐसे छोटे-मोटे टैक्स दिए गए। तो यहाँ पे इसकी इनकम कम है। लेकिन दोस्तों काम स्टेट के पास ज़्यादा है, खर्चा तो स्टेट का बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फाइनेंस कमीशन का कांसेप्ट आता है। फाइनेंस कमीशन का बेसिक काम कुछ नहीं है। ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, ये समझ करो अगर 100 रुपए टैक्स में कमाती है, क्योंकि इसकी इनकम बहुत ज्यादा है, इसको ज्यादा रिसोर्स दिया गया, तो इस 100 रुपए में से कितना पैसा स्टेट्स को अलॉट किया जाए, ये काम करता है फाइनेंस कमीशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केंद्र सरकार मजबूत है, उसको फाइनेंशियल पावर ज्यादा है, बड़े बड़े टैक्स उसको दे रखे हैं। तो वो जो टैक्स से इनकम करती है, उसका कितना परसेंट हिस्सा स्टेट्स को अलॉट किया जाए, इसका जो फॉर्मूला देता है या जो इसको रिकमेंड करता है, वो होता है फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में होता है दोस्तों ये। 5 साल में गठन होता है। ये रिपोर्ट दे दिया, जैसे अभी जैसे कि 16 फाइनेंस कमीशन अभी रिपोर्ट दे दी, 26 से 31 तक चलेगा। फिर 30 में या 31 के आसपास नया फाइनेंस कमीशन गठन होगा। तो बेसिक काम क्या है, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। बेसिक काम है फाइनेंस कमीशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के पास टैक्स का पैसा ज्यादा आता है, उस टैक्स के पैसे में से कितना पैसा स्टेट्स को अलॉट किया जाए, वो काम करता है फाइनेंस कमीशन। ये दोस्तों जैसे इस बार 41% किया गया। इट मीन 100 रुपए भारत सरकार कमाएगी तो 41 रुपए किसको देगी? स्टेट्स को देगी। तो ये बेसिक काम होता है दोस्तों फाइनेंस कमीशन का। तो न्यूज़ क्या थी? गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। और फिर दूसरी बात, देखो दुनिया की कोई भी कमेटी हो, कोई भी कमीशन हो, उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट पे बाध्यकारी नहीं होती भाई। गवर्नमेंट क्या होती है? सोवरेन होती है। पार्लियामेंट को पावर होती है अल्टीमेट। कोई भी कमीशन, कोई भी कमेटी, उसकी रिपोर्ट कभी भी गवर्नमेंट पे कंपल्सरी नहीं होती। लेकिन जनरली क्योंकि इसमें अच्छे एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो जनरल इसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट दी थी, एज इट इज उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। और इसको जो रिकमेंडेशन करी है, उसके गवर्नमेंट ने किया कि हम इसकी पालना करेंगे। तो 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताऊं आपको, सबसे पहले इसके चेयरमैन का नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फाइनेंस कमीशन बजट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फाइनेंस कमीशन बजट से तो कई बार क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फाइनेंस कमीशन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और ये तो इस बार रिपोर्ट आई है, तो ये रिपोर्ट 5 साल तक चलेगी। ये फाइनेंस कमीशन कब तक चलेगा? 5 ईयर तक चलेगा। अगले 5 साल तक कोई भी एग्जाम होगा दोस्तों, तो इस 16 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात तो 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो अरविंद पनगडिया जी। आप सब जानते होंगे अरविंद पनगडिया जी को। ये कोई नया नाम नहीं दोस्तों, ये नीति आयोग के क्या थे? वाइस चेयरमैन थे। काफी अच्छा इकोनॉमिक्स की फील्ड में इनका नाम है। पहले अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया करते थे। तो दोस्तों इनका नाम याद रखना कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। थोड़े वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगडिया। दोस्तों इसकी जो रिकमेंडेशन होगी ना, वो 5 साल के लिए होती है। मैंने बताया फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करता है वो 5 साल के लिए होता है। तो ये जो रिकमेंड किया दोस्तों, अभी 2025 अभी खत्म होने वाला है। अब क्या आएगा? 1 अप्रैल 2026 से, मतलब जो नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा 2026-27 से, 1 अप्रैल 2026 से, उसको अगले 5 साल 2030-31 तक के लिए दोस्तों लागू होगा। तो ये जो इसकी रिकमेंडेशन है 16 फाइनेंस कमीशन की, फाइनेंशियल 2026-27 से चालू होगी और 2030-31 तक 5 साल पूरे होंगे, वहां तक ये लागू रहेगी। उसके बाद नया कमीशन बनेगा, उसकी नई रिपोर्ट आएगी, वो लागू होगा। इसके पहले दोस्तों 15 जो फाइनेंस कमीशन था, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे दोस्तों एनके सिंह। एनके सिंह को आप जानते हैं, रिटायर्ड आईएएस है। काफी पब्लिक फाइनेंस में क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। तो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह थे। लेटेस्ट जो 16 एफसी चेयरमैन है वो अरविंद पनगडिया जी है। तो ये जो रिपोर्ट बनी है 16 फाइनेंस कमीशन की, ये अरविंद पनगडिया जी के नेतृत्व में लीडरशिप में बनी है। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसकी की रिकमेंडेशन की बात करेंगे दोस्तों। की रिकमेंडेशन, तो सबसे पहला देखो मैंने बताया इसका मेजर जो सबसे बड़ी बात होती है, वो ये होती है कि भारत सरकार जो गवर्नमेंट है, ये टैक्स से कितना पैसा कमाती है। जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस होता है, ऐसे टैक्सेस जिसको क्या करना है? डिवीजन करना है। जरूरी नहीं है हर टैक्स को डिवाइड करे, नहीं, कुछ लिमिटेड टैक्सेस है, उन्हीं से जो इनकम होती है उसको स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो जो मेन काम होता है दोस्तों, वो होता है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स में पैसा कमाती है, उसका कितना परसेंट हिस्सा स्टेट्स को जाए। जितने भी इंडिया में स्टेट्स है, ये सबको मिलकर कुल कितना जाए। तो दोस्तों ये इस बार डिसाइड किया गया है 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा, 41%। इट मीन भारत सरकार 100 रुपए कमा रही है इन टैक्स से, तो 41 रुपए स्टेट्स को दिए जाए। इसी को कहते हैं दोस्तों वर्टिकल डिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? वर्टिकल डिवोल्यूशन। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर हो गया, नीचे स्टेट्स हो गए। तो ये जो दोस्तों इसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्मूला, वर्टिकल फॉर्मूला। तो कितना दिया गया? 41%। दोस्तों 15 फाइनेंस कमीशन ने भी क्या किया था? इसको 41% ही रखा था। इसके पहले एक जमाने में 32% हुआ करता था, बाद में उसको बढ़ा के 42% कर दिया गया, फिर इसको 41% कर दिया गया। ये बदलता रहता है, हर फाइनेंस कमीशन इसको अपने अपने हिसाब से देता है। तो लेटेस्ट में जो सोलह फाइनेंस कमीशन ने जो दिया है डेटा, या जो वर्टिकल डिविजन फॉर्मूला दिया है, वो 41% ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल की जो टैक्स है जिसको डिवाइड करना है, उसका टोटल पूल में से 41% पैसा स्टेट्स को जाएगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर्मूला। कोई भी एग्जाम में, आने वाले भविष्य में कोई भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है 16 फाइनेंस कमीशन ने टोटल जो उसका डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स है में कितना परसेंट राशि स्टेट्स को देने का रिकमेंडेशन किया गया। तो इट्स 41%, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको याद रखें। अब एक बात होगी, 100 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमाए, 41% स्टेट को जाना। अब स्टेट में कैसे बटेगा वो? क्या यूपी को गोवा को बराबर बटेगा? यूपी नागालैंड को बराबर बट सकता है कि नहीं? यूपी बड़ा राज्य है तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए, गोवा छोटा राज्य उसको कम मिलेगा, तो शायद जाहिर सी बात है सिक्किम को और कम मिलेगा। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला हो, किस आधार पर ये पैसा 100 में से 41 रुपए गए स्टेट्स को? ठीक है, अब ये स्टेट्स का 41 रुपए का डिवाइड स्टेट्स में कैसे किया जाए? इसके लिए दोस्तों जो फॉर्मूला दिया जाता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला। आपने देखा पहले तो सेंटर से स्टेट्स को, तब ओवरऑल, तो उसको कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर्मूला। अब स्टेट्स के बीच में आपस में कैसे बंटवारा हो, कोई ना कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए। क्या जनसंख्या के आधार पर, क्या पॉपुलेशन के आधार पर, क्या एरिया के आधार पर, क्या फॉरेस्ट के आधार पर, किस आधार पर ये करेंगे? तो दोस्तों एक फॉर्मूला दिया जाता है, इस फॉर्मूले के आधार पर क्या होता है, स्टेट्स के बीच में ये डिवाइड होता है। जो ग्रांट्स बेसिकली जो 41 रुपए हुए है डिविजन, वो स्टेट के बीच में इस आधार पर डिवाइड होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डिविजन फॉर्मूला है दोस्तों, सबसे इसमें पहला क्राइटेरिया है पॉपुलेशन। 2011 में जनगणना में 2011 की जनगणना में कौन से स्टेट की कितनी पॉपुलेशन थी, उसके आधार पर दिया जाएगा। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा थी उस स्टेट को ज्यादा पैसा मिलेगा, अब मिलना भी चाहिए। तो दोस्तों इसको वेटेज दिया गया। देखो मैंने 15 और 16 दोनों की तुलना करी है। कई बार एग्जाम में, इवन बड़े एग्जाम में यूपीएससी, इनमें तो क्या करते हैं, दोनों
जो लेटेस्ट में आया और एक जो पहले वाला फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, उन दोनों को कंपेयर करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो पॉपुलेशन वाइज दोस्तों इसको 15% ने 15% वेटेज दिया गया। मतलब टोटल पैसा जो बटेगा उसका 15% तो दोस्तों जनसंख्या का आधार बटेगा। ज्यादा जनसंख्या ज्यादा पैसा, कम जनसंख्या कम पैसा। लेकिन 16 ने दोस्तों इसको बढ़ाया कितना 17.5%। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, पूछे जाएंगे कि 16 फाइनेंस कमीशन ने पॉपुलेशन को कितना वेटेज दिया गया, तो 17.5% दिया गया। इसने क्या किया, 15 से बढ़ा के 17.5% कर देगा। सेकंड दोस्तों होता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल को, कौन से राज्य ने पॉपुलेशन को, जनसंख्या को अपने यहाँ कंट्रोल करने का प्रयास किया। जिस राज्य ने ज्यादा प्रयास किया उसको इनाम मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसको वेटेज था 12.5% पहले 15 दिन, अब इसको घटा के कितना कर दिया, 10%। 10% कर दिया गया। थर्ड होता है दोस्तों एरिया। एरिया का दोस्तों वेटेज था 15% 15th में, अब इसको कर दिया गया 10%। मतलब जिसका जितना ज्यादा एरिया होगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। फोर्थ है फॉरेस्ट। कोई भी स्टेट फॉरेस्ट के लिए कितना प्रयास कर रहा है, फॉरेस्ट कितना है वहां पर, उसके आधार पर। तो इसको वेटेज था पहले 10%, अभी भी दोस्तों वेटेज रखा गया 10%। इसके अलावा फिफ्थ है पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, या इसको कहते हैं इनकम डिस्टेंस। मतलब देखो दो इसका सीधा सा मतलब है एवरेज पर कैपिटा इनकम निकाल दो, और जिस राज्य में पर कैपिटा इनकम जितनी कम है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा दोस्तों। गरीब राज्य को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, सामान्य सिद्धांत भी कहता है, सामान्य बुद्धि भी कहती है, और ये लोकतंत्र में जरूरी भी है कि जो गरीब स्टेट है हमारे उसको ज्यादा पैसा मिला जाए। तो ऐसा स्टेट जहां पर एवरेज से कम पर कैपिटा इनकम है, ऐसे स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिलता है। इसको वेटेज दिया गया दोस्तों 45% वेटेज था 15 में, लेकिन अब इसको घटा के कितना कर दिया 42.4%। ये सब याद रखना है, ऐसे मैं राम कहानी नहीं कह रहा। 16 फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन को 17.5%, डेमोग्राफिक को 10%, एरिया को 10%, फॉरेस्ट को 10%, पर कैपिटा जीएसटी डिस्टेंस को 42.5% का वेटेज दिया। इसके अलावा दोस्तों एक नया जोड़ा कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हो 15 जो 15 जो फाइनेंस कमीशन था उसमें ये पैरामीटर नहीं था, ये क्राइटेरिया नहीं था। इस बार के 16 में जोड़ा गया कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी, देश की जीडीपी में जो राज्य जितना ज्यादा योगदान देता है उसको इनाम मिलना चाहिए। महाराष्ट्र बहुत बड़ा देता है योगदान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, तो ऐसे राज्यों को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी दोस्तों ये 10% इसको क्या दिया गया, वेटेज दिया गया। तो ये जो ऐसे राज्य जिनकी जीडीपी ज्यादा है वैसे राज्यों को दोस्तों इससे फायदा हुआ। एक लास्ट है दोस्तों टैक्स एंड फिस्कल एफोर्ट। ऐसे राज्य जो अपने खुद के टैक्स कलेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिस्कल को कंट्रोल कर रहे हैं, घाटा को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे राज्यों को अवार्ड में इनाम मिलना चाहिए। तो ऐसे को दोस्तों 2.5% वेटेज दिया गया था 15 फाइनेंस कमीशन के दौरान, लेकिन दोस्तों 16 ने इसको हटा दिया। देखो ओवरऑल देखो, ओवरऑल 5 तो देखो पुराने पैरामीटर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो छठा पैरामीटर था अब नया जोड़ा गया किसने, 16 ने, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। और कौन सा हटा दिया, टैक्स एंड फिस्कल अप्रोच। तो ओवरऑल 6 ही पैरामीटर है। 15 में भी क्या थे, 6 थे, 16 में भी 6 पैरामीटर है। 16 में नया क्या जोड़ा, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और कौन सा हटा दिया, टैक्स एंड फिस्कल अप्रोच। तो ये आपको इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट, रट लेना दोस्तों इसको। तो दोस्तों दो हमने इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन पढ़ ली, एक तो वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ये सबसे मेजर इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कुछ साइड काम भी करता है फाइनेंस कमीशन, कोई सारे फाइनेंस कमीशन कई सारे साइड काम करता है। ये तो देखो डिवोल्यूशन था ही था, ये तो डिवोल्यूशन था ही था 100 में से 41%। इसके अलावा दोस्तों कई सारे को क्या करता है, ग्रांट दिलाता है। ग्रांट मतलब अनुदान, ग्रांट इन एड। कई सारे स्टेट कमजोर होते हैं उनको क्या करता है, अलग से ये ग्रांट दिलाता है। कई सारे सेक्टर्स को दिलाता है, जो हमारे नगरीय निकाय है, जो हमारे ग्रामीण पंचायती राज है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनको भी ये ग्रांट देता है। इनको भी क्या पैसा तो चाहिए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनको भी पैसा चाहिए। तो जो हमारे थर्ड टीयर है उसको भी ग्रांट दिलाता है। आपदा एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फंड है, उसके लिए दोस्तों कितना पैसा उसमें जाएगा। तो ये सबको क्या कहते हैं, ग्रांट इन एड्स भी ये व्यवस्था करता है। आप देखें स्टेट रैंक, अब ये जो सब फॉर्मूले के आधार पर अगर 100 रुपये सपोज करो डिवोल्यूट होगा तो सबसे ज्यादा राशि किसको मिलेगी, यूपी। यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तो इसको दोस्तों टोटल अगर 100 रुपये बटे तो 17.62% अकेले यूपी को जाएगा दोस्तों इस 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। सेकंड नंबर पर दोस्तों बिहार है, इसको जाएगा टोटल अमाउंट का 9.95%। तो लगभग दोस्तों दोनों को मिला के 27%, केवल यूपी और बिहार को मिलकर टोटल पैसे का कितना अलॉट होगा, 27% होगा दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और काम होता है इसका, ग्रांट देना, मैंने बताया था। तो एक ग्रांट होता है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। मतलब ये डिवोल्यूशन कर दिया, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई स्टेट्स की माली हालत बहुत बुरी है, कई सारे स्टेट्स की माली हालत बहुत बुरी है। उन स्टेट में क्या रेवेन्यू जो डेफिसिट है, हम जानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू डिफिसिट बहुत हाई है। तो ऐसे जो स्टेट जिनका रेवेन्यू डिफिसिट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, उनको अलग से पैसा देते हैं। अलग से क्या करता है, एक्स्ट्रा मनी दिलाया करता था फाइनेंस कमीशन। दोस्तों 15 फाइनेंस कमीशन ने कई सारे स्टेट को पहचान किया थी,
ऐसे जिनकी रेवेन्यू डेफिसिट हाई था, लगभग 14 राज्यों को पहचान की थी, इनको एक्स्ट्रा कुछ पैसा दिलाया था। लेकिन दोस्तों इस वाले ने 16 ने बिल्कुल मना कर दिया। 16 फाइनेंस कमीशन ने पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को मना कर दिया कि इसके आधार पर ग्रांट देने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं, निम्न में से कौन से इस फाइनेंस कमीशन ने 16 फाइनेंस कमीशन कौन से ग्रांट को अलाउ किया? तो अगर पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होगा तो इसको मना हो जाएगी क्योंकि इसने अब्रोच कर दिया। 15 ने दिलाया था। इसके अलावा दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, कई बार क्या होता है फाइनेंस कमीशन होते हैं, वो क्या करते हैं, कई सारे सेक्टर होते हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे सेक्टर्स को अलग से पैसा दिला देते हैं। ये तो दे दिया नॉर्मल 41%। तो इसके अलावा कुछ सेक्टर को अलग से पैसा दे दिया जाता है। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दी थी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग से फंड बनवाया था दोस्तों। लेकिन इस 16 फाइनेंस कमीशन ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट को मना कर दिया कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक को हम जो सिंपल पैसा दे रहे हैं वही देंगे, इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट नहीं देंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, कई बार क्या होता है कई सारे स्टेट बहुत स्थिति बहुत वीक होती है, समझ को नॉर्थ ईस्ट का, तो इनको क्या करता है फाइनेंस कमीशन एक्स्ट्रा पैसा दिला दिया करता है कि इन स्टेट्स को जो बहुत वीक है इसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, इसको कहते हैं स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। तो ऐसा 16 फाइनेंस कमीशन मना कर दिया दोस्तों, ऐसी कोई ग्रांट हम नहीं देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया ग्रांट्स इन इंडियन 16 फाइनेंस कमीशन दोस्तों टोटल अगले 5 साल में और 5 ईयर 9.47 लाख, आप देखो कितनी बड़ी अमाउंट है, 9.7 लाख करोड़ रुपए का ग्रांट देने का प्रावधान किया गया। जो नॉर्मल ड्यूरेशन है 41%, उसके अलावा बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ग्रांट्स की मैंने बात बताई, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। अब ये टोटल 9.47 लाख ग्रांट है, एक दोस्तों लोकल गवर्नमेंट को दी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट में दो वो होती है, एक तो रूरल में एक अर्बन में। रूरल में कौन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अर्बन में कौन, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। इनको भी तो पैसा चाहिए, ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस है, इनको पैसा चाहिए, तो इनको ग्रांट में पैसा दिलाता है दोस्तों रूरल अर्बन के लिए। टोटल कितना, 7.91 लाख करोड़ रुपए की दोस्तों ग्रांट दी जाएगी इनको अगले नेक्स्ट 5 साल में। इसके अलावा दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी है, आपदा कोई डिजास्टर आ जाती है तो उसके लिए पैसा चाहिए लड़ने के लिए, तो दोस्तों इसके लिए ग्रांट दी जाएगी 5 साल के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए। ये आपको दोस्तों एक मोटा मोटा इंपॉर्टेंट याद रखना, ज्यादा तो इस पर डिटेल में एग्जैक्ट फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या करता है, ग्रांट दिलाता है, किसमें, लोकल गवर्नमेंट को दिलाता है, जो रूरल को, अर्बन को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट देता। अर्बन लोकल बॉडी को दोस्तों इसने टोटल 3.6 लाख करोड़ रुपए का क्या किया, ग्रांट दिया जाएगा। कितने साल में, 5 साल में। इसमें से दोस्तों जो 80% होती है वो तो बेसिक ग्रांट होती है, हर संस्था को मिलेगी, कोई भी नगर निगम, कोई भी नगर परिषद, कोई भी नगर पालिका उसको मिलेगी। लेकिन 20% होगी परफॉर्मेंस पर, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो नगर पालिका, जो नगर परिषद अच्छा परफॉर्म करेगी उसको 20% क्या होगा, परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इसके अलावा जो दोस्तों ये 80% बेसिक ग्रांट है, उसका दोस्तों 50% तो टाइड होता है एंड 50% अनटाइड होता है। टाइड अनटाइड का मतलब होता है दोस्तों कहां पे खर्च कर सकते हो। सब टाइड पैसा है तो गवर्नमेंट पहले फिक्स कर देती कि ये पैसा आप क्या केवल सफाई में खर्च करोगे, आप केवल पानी के लिए खर्च करोगे, तो उसको कहिए टाइड। अगर कहीं भी पैसा मन मर्जी से खर्च कर सकते हो तो उसको कहते हैं अनटाइड। तो दोस्तों जो ये 80% ग्रांट मिलेगी नगर निगमों को, उसका 50% टाइड है, मतलब गवर्नमेंट बता देगी कि वहां ही करना है खर्च, लेकिन बाकी 50% क्या है, अनटाइड है, इसको कहीं भी खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड दोस्तों रूरल लोकल बॉडी, जो ग्रामीण निकाय हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसके लिए दोस्तों 4.35 लाख करोड़ रुपए का ग्रांट अप्रूव करेगी ये 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिस्कल रोड मैप, भविष्य के लिए जो राजकोष की क्या नीति अपनानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट्स को, इसके बारे में दोस्तों रिकमेंड करता है। जैसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आप सबको पता है ये बोरोइंग को दिखाता है, एक साल में आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, तो उसको रुपये को बराबर करने के लिए क्या चाहिए, अठन्ना उधार लेना पड़ेगा। वो अठन्नी क्या है, बोरोइंग है, वही क्या है, फिस्कल डेफिसिट हो। तो फिस्कल रोड मैप में दोस्तों इसने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वर्तमान में 2025-26 में अभी आपने बजट सुना होगा, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ जीडीपी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2026-27 बजट के लिए इसको टारगेट किया गया है 4.3% को। तो इसका जो फाइनेंस कमीशन का कहना है कि इसको कम करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट टू 3.5% ऑफ जीडीपी बाय 2030-31। 2030-31 से इसको कम करके कितना करना चाहिए, 3.5%। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फाइनेंस कमीशन ने फिस्कल डेफिसिट 2030-31 तक करने का कितना टारगेट रखा है, तो 3.5%। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके अलावा दोस्तों जो स्टेट का जितने भी सभी स्टेट्स का जो फिस्कल डेफिसिट है वो उनके जीएसडीपी का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनुअल फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स टू बी 3% ऑफ जीडीपी। जीएसडीपी जो अपने अपने राज्य की जीडीपी है उसका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
केंद्र के लिए 3.5% कब तक करना है, 2030-31 करना है, स्टेट के लिए 3% का दोस्तों इससे टारगेट दिया है। अलावा दोस्तों ऑफ बजट बोरोइंग, कई बार क्या होती है गवर्नमेंट क्या होती है, बजट के अलावा, बजट में तो उधार का प्रावधान देती है, उसके अलावा भी बोरोइंग कर लेती है। जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी या जो डिस्कॉम कंपनी वगैरह होती है, गवर्नमेंट कई सारी कंपनी बना देती है, उन कंपनी के माध्यम से उधार ले लेती है, क्योंकि वो कंपनी क्या गवर्नमेंट थ्रू डिपार्टमेंट है नहीं, इसलिए वो क्या होता है, वो फिजिकल डेफिसिट में रिप्रेजेंट नहीं होता। तो दोस्तों इस 16 पॉइंट कब से मना किया, रिकमेंड स्ट्रिक्टली डिसकंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस ऑफ बजट बोरोइंग, कोई भी ऑफ बजट बोरोइंग स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। जो भी बोरोइंग करे वो बजट के माध्यम से करे, ताकि वो फिजिकल डेफिसिट में एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट कर सके। इसके अलावा दोस्तों थर्ड जो दिया गया, कंबाइंड डेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, तो दोस्तों ये बता रहा है कि जो सेंट्रल भारत सरकार है और जितने भी राज्य सरकार है, इन सबका जो कंबाइंड कर्जा है वर्तमान में 26-27 में टारगेट है 77.3% ऑफ जीडीपी, इसको कम करके दोस्तों 73.1% ऑफ जीडीपी इन 2030-31 तक इसको जो सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो कर्ज है उसको कटाई कितना करना है 73.1%। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिस्टम फाइनेंस कमीशन ने कितना टारगेट रखा है टोटल कंबाइंड डेट और सेंट्रल एंड स्टेट का। दोस्तों ये पूरा मैटर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।